नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल रूम। चक्कर काट रहे, कभी सेला, कोई कभी देहरादून, कभी कहीं कभी कहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने देहरादून का। कोरोना वायरस महामारी का कहर उत्तराखंड में जारी है, तो वहीं ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें भी सभी जिलों से लगातार आ रही हैं। जनता लगातार ये सवाल पूछ रही है कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी ना तो किसी का फोन उठा रहे हैं और ना ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना की गाइडलाइन का जो पालन है ना करने पर कार्रवाई हो सकती है, तो अफसरों के फोन उठाने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए रिपोर्ट। बढ़ती कोरोना महामारी के कहर ने उत्तराखंड की तस्वीरों को भव्य कर दिया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये इंतजाम कराए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसे किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी के चलते सीओ सिटी शेखर सुवाल का कहना है कि लगातार कंट्रोल रूम द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोरोना पीड़ितों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा, खाने पीने से लेकर जरूरत की चीजें आदि तक कंटेनमेंट जोन और संक्रमित तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। प्रशासन द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है कि महामारी के समय किसी को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट का हमारा कंट्रोल रूम है, कोविड कंट्रोल रूम में पिछले करीब 20 दिन से एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ हमारा 24/7 ड्यूटियाँ लगी हैं। जो भी स्ट्रेस कॉल पुलिस के पास जो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर हमने पब्लिश कर रखा है उसमें आती हैं। पर डे करीब 90 से 100 के आसपास कॉलें अभी तक पहुँच रही हैं और इमीडिएट उनका हम रिजॉल्व करते हैं। उनकी प्रॉब्लम का मैक्सिमम कॉलें ऑक्सीजन को लेके, बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर के, या और हमारे पास पुलिस के पास तो लोगों को मालूम है लास्ट ईयर खाने वाने को लेके थी, तो इस बार भी जो इस टाइप का मास है वो हमको खाने की मुझे हमारे पास खाना नहीं या मुझे कहीं जाना है मेरा पास, इस ढंग की कॉलें आ रही है। इमीडिएट हमारे वहाँ रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर हैं, हमने पर्टिकुलर विंग का एक इंचार्ज बना रखा है, वो इमीडिएट उस पर्टिकुलर चौकी या थाने में उस कंसर्निंग जिसकी कॉल हमारे पास है उसका नंबर दे करके उसको रिजॉल्व करवाता है। कोरोना से बेहाल उत्तराखंड की जनता अब गुस्से और दुख की पीड़ा में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सांसों की डोर न टूटे, इस जद्दोजहद में एक जिले से दूसरे जिले तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में सिर्फ एक बिस्तर और सांसों को गति बरकरार रखने के लिए धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार के बढ़ते कोरोना से जूझने की व्यवस्थाओं पर जनता एक ही जवाब है। कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता, अगर फोन उठ भी जाता है तो झूठा दिलासा देकर उम्मीदों के सहारे छोड़ दिया जाता है। सुबह से 5 बजे पूरे नहीं, कोई नहीं, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं। हम हॉस्पिटल ही चक्कर काट रहे, कभी सेला, कोई कभी देहरादून, कभी कहीं कभी कहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने देहरादून का। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने, कोई भी। एक और बढ़ते संक्रमण के बीच जरूरतमंद लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा दून पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जनता नाखुश नजर आ रही है। और एक और जहां पुलिस कहती है कि समय समय पर जनता की मदद की जा रही है, तो दूसरी ओर जनता का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। जनता की इस प्रक्रिया के बाद से यह तो साफ हो गया है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो कंट्रोल रूम में कंट्रोल नहीं, हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के लिए राहत की खबर आ रही है। लखनऊ में अगले 2 दिन में खुलेगा डीआरडीओ का अस्पताल। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने इसकी पूरी जानकारी दी है। डीआरडीओ का अस्पताल खुलने से मरीज भर्ती हो सकेंगे।
कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर है। अगले 2 दिन में डीआरडीओ का अस्पताल खुलेगा। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने यह पूरी जानकारी दी है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां डीआरडीओ का अस्पताल खुलने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। अगले 2 दिनों में यह अस्पताल खोल दिया जाएगा। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने पूरी जानकारी दी है। क्रम में आज मुख्यमंत्री जी ने कैंसर अस्पताल का में उद्घाटन भी किया है। वो लगभग 100 बेड का ऑक्सीजन बेड वाले जो अस्पताल है, वो उसमें सभी बेड पे ऑक्सीजन है। और ये बंद पड़ा हुआ एक अनयूज्ड हॉस्पिटल था, जिसको कि पूर्णतः कोविड अस्पताल बनाया गया है। इसके साथ साथ डीआरडीओ का अस्पताल भी कुछ स्टाफ की कठिनाइयों की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो भी 2 दिन में उसे भी निर्देशित किया गया है कि 2 दिन में डीआरडीओ वाले अस्पताल का भी उसको संचालन किया जाए। इसी के साथ साथ एचएएल द्वारा भी एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो लखनऊ में 2 दिन में डीआरडीओ का अस्पताल खुल जाएगा, ऐसी खबर आई है। नवनीत सहगल एसीएस सूचना ने जानकारी दी है। तो कह सकते हैं प्रदेश के लिए ये राहत भरी खबर है। अगले 2 दिनों में डीआरडीओ का अस्पताल खुल जाएगा। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 2 दिनों में लखनऊ में डीआरडीओ अस्पताल खुलेगा। तो बढ़ते उत्तराखंड की बात कर रहे थे, जहां पर कंट्रोल रूम में जो अधिकारी हैं, वो कंट्रोल रूम में कोई फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। लगातार लोग परेशान हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं ताकि उनको वहां से जानकारी मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लगातार सरकार दावे करती है कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो लगातार कंट्रोल रूम से जो फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, लोग परेशान हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरह से सहायता नहीं कर रहे। लगातार हमने तस्वीरें दिखाई, लोगों की बाइट सुनाई, जिनका कहना है हम लगातार परेशान हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, और अगर फ़ोन उठाया भी जाता है तो कोई भी सहायता नहीं दी जाती। हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं और वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन जिस तरह की स्थिति नज़र आ रही है वो तमाम सारे सवाल खड़े करती प्रदेश सरकार पर कि अगर आप नंबर जारी करते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, लेकिन वो नंबर ही नहीं उठते। तस्वीरें लगातार पूरे प्रदेश से आ रही हैं जहां लोग परेशान हैं, लोगों के सामने तमाम तरह के सवाल हैं कि करें तो क्या करें। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अमित जोशी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। अमित जी, कंट्रोल रूम के नंबर तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें कि सहायता की, तो सहायता तो नहीं मिल पा रही लोगों को। सर, इस समय जो वर्तमान में सरकार और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ है। कंट्रोल रूम के नंबर छोड़िए, इन्होंने एक ऐप जारी किया था अभी कुछ दिनों पहले, जिस ऐप के माध्यम से इन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि अगर आपको बेड की आवश्यकता है तो आप देख लीजिए। लेकिन उसमें भी ये देखने में आया है कि जो अवेलेबिलिटी वहां ऐप में दिखा रही है, फिजिकल लेवल पर जहां पेशेंट जा रहा है 200-250 किलोमीटर पैदल जा रहा है, उसके बाद वहां बेड नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 50 लाख लोग युवा हैं। सब उम्मीद कर रहे थे कि 1 तारीख के बाद से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। 23 अप्रैल को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई 1 तारीख से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो नहीं पाया, अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में शुरू होने लग गया है।
वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन बेड्स हों, ऑक्सी बेड्स हों, उसके अलावा दवाइयां हों, रेमडेसिविर हो, आपकी एक वो मैं अभी कल कल रात बड़ा परेशान रहा उस दवाई के लिए, उसका नाम फेबिफ्लू हो, और उसके अलावा तमाम तरह की दवाइयां हो, वो कहीं पर नहीं मिल रही हैं। इवन प्रशासनिक स्तर पे लोगों से बात करने के बाद भी वो दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। सरकार इस समय कोविड मैनेजमेंट पे पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है, और सरकार के नुमाइंदे इस बात को मानते नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का, ये मान लें और अभी भी प्रोएक्टिव कर लें, अभी भी हमारे पास समय है। जो तमाम वेंटिलेटर्स हमारे पास पड़े हैं पहाड़ों के और तमाम जो जगहों के अस्पतालों में, उनको ठीक कर लें। भाई अगर आपसे नहीं हो पाता है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के अस्पतालों में वेंटिलेटर ठीक, तो उसको भेज दीजिए हल्द्वानी, सुषमा तिवारी में भेज दीजिए, वहां पर कम से कम कुछ लोगों के काम आएंगे। वो डम पड़े हुए हैं, प्रशासनिक सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, तो अब उसी वजह से हमको देखना पड़ रहा है। अमित जी, कहीं ऐसा है कि सरकार तो लगातार कह रही है हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाया गया है, लेकिन हालात तो जस के तस बने हुए हैं। क्या अफसरशाही जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही, वो सवालों के घेरे में है? सर हालात जो है ना वो जस के तस बने हुए हैं। क्या है, हालात को जो बयां करते हैं वो जो जलती हुई चिताओं की आग है वो बयां कर रही है। आप समझिए हर दिन कम से कम 6,000 लोगों का आंकड़ा आ रहा है कि ये लोग टेस्ट पे पॉजिटिव पाए गए हैं। हर दिन कम से कम उत्तराखंड के अंदर 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो काल कवलित हो रहे हैं, उनकी चिताएं जल रही हैं। शमशान घाटों में टोकन सिस्टम लगने लग गया है। अस्पतालों के अंदर ये स्थिति है कि अगर एक आदमी, जो दून अस्पताल की बात करूं तो वहां पर ये स्थिति है कि बाहर बैठा हुआ पेशेंट ये है, उम्मीद ये है कि अगर अंदर वाला मरेगा तो मैं बाहर अंदर जाऊंगा। तो इतना जब पेन लेके लोग चल रहे हैं तो सरकार कहां सफल है साहब। जहां तक आपकी बात है सरकारी अधिकारियों की, देखिए अधिकारी तो सरकार के हिसाब से चलेंगे। अधिकारियों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कल ही हल्द्वानी के एक अधिकारी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, साहब बोलना चाहूंगा, रात के 1 बजे उन्होंने मेरा फोन उठाया, उसके बाद बाकायदा दवाओं के व्यवस्था के लिए काम करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे अधिकारी ऐसे हैं। जब सरकार की तरफ से एक वो डायरेक्शन नहीं होगा, एक इकबाल नहीं होगा सरकार का, एक प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो कहां से होगा। वरना आज जो आपके जो स्वास्थ्य के सचिव हैं उत्तराखंड के इस समय, वो तो पीसी में आकर के बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है, सारे ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं, हमारे वहाँ सारे वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर सब कुछ ठीक है तो लोग पागल हैं क्या यहाँ पे उत्तराखंड के जो लोग मर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल। अमित जी, स्वास्थ्य महानिदेशक की आपने बात करी, आज ही उनका बयान आया है कि जिनकी रिपोर्ट्स जो हैं अगर वो निगेटिव भी होंगी और अगर सिम्टम्स हैं तो उनको अस्पताल में तुरंत भर्ती किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उनको बेड नहीं मिल रहा, तो जो नेगेटिव वाले हैं उनको कैसे बेड मिलेगा? सर ये पूरे देश में एक पूरा भ्रम फैलाया गया है। डॉक्टर गुलेरिया एम्स के जो हैं, जो कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि आपके अगर सिम्टम नहीं है तो आप मत जाइए, सिटी स्कैन करेंगे तो कैंसर हो सकता है। एक तरफ से यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि आप जाइए। मतलब ये है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरा एक पैनिक की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी है। अभी क्या हुआ क्या है, देखिए अगर ये सरकार, स्पेशली उत्तराखंड सरकार, ये कोरोना कोई आज तो आया नहीं है। अगर ये कोरोना करीबन 15 महीने पहले से कह रहा है हालात है, अगर ये पहले प्रोएक्टिव होते, पहले से बेड की व्यवस्था कर लेते, पहले से ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर लेते, तो ये दिक्कत नहीं आती। अब आज क्या है, आज दिक्कत आ गई। अब आज ये बड़े बड़े एक बिल्कुल मतलब एक तरह से इम्प्रैक्टिकल फैसले ले रहे हैं, और बयान भी इनके जो है वो तारतम्य में नहीं है। कोई कहता है कि आप जाओ तो ठीक नहीं है, कोई कहता है कि आप घर पे बैठो, घर पे इलाज करो, कोई कहता है कि आप हर चीज में हो तो टेस्ट कराओ। जबकि स्थिति ये है कि साहब आज पूरे उत्तराखंड के अंदर ना तो इनके पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ना वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी है, ना दवाई के रूप में तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ सर। मैं कल क्या पिछले 3-4 रातों से रात के लगभग 2 बजे तक मैं ये इंतजाम कर रहा हूँ, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। रेमडेसिविर कह रहे हैं है नहीं है, फेविफ्लू कह रहे हैं है नहीं है। रेमडेसिविर की आपने जिक्र किया, सरकार ने कहा है रेमडेसिविर का हमने कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन अभी कल ही खबर आई कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे पेशेंट्स जो हैं वो घर जा चुके हैं, लेकिन वो पर्चे में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लिख रहे हैं, जबकि पेशेंट वहां पे है ही नहीं, उनके नाम पर इंजेक्शन लिए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन खुद मिला हुआ है। दवाइयों के नाम पे एक बड़ा खेल चल रहा है इस पूरे प्रदेश के अंदर। रेमडेसिविर हो, फेविफ्लू हो, और एक दवाई और थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो बड़ी टेक्निकल दवाई है। तो उसको लेकर के उस पर ये कहा गया है कि ये दवाइयां जो हैं भारत सरकार के निर्देश के अनुसार सीएमओ के माध्यम से वितरित होंगी। उसमें इन्होंने पूरे प्रदेश में शायद एक कमेटी बनाई है जिसमें एडीएम साहब भी हैं, सीएमओ भी है और ड्रग इंस्पेक्टर भी है। कल रात हल्द्वानी के अंदर मैं 12-1 बजे तक निवेदन करता
रहा, लेकिन यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। और जब बात यह है कि अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, बता दिए ना आप अवेलेबल नहीं है भाई। मतलब सरकार ये क्यों नहीं बोल रही कि हमारे पास दवाइयां नहीं है? आपके प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं कि दवाइयां नहीं है, और उसके बाद रात भर पेशेंट जो है परेशान हो रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि दवाइयां हैं। एक पूरा भ्रम फैला हुआ है। फिर एक खबर ये आती है कि देहरादून में डीजी के पास कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं, वहां बात करिए आप। मतलब क्या मजाक बना कर रखा है इन लोगों ने? इतना एक सिस्टम बहुत स्मूथ होना चाहिए था। दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, आपके पास हैं अवेलेबल, आप उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस कोविड काल के अपराधी हैं। सरकार जो वर्तमान तीरथ सिंह रावत सरकार है, एक कंप्लीट फेलियर साबित हुई है इस मामले में, वरना इतना मुश्किल नहीं था सर। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अल्मोड़ा के अंदर आप देखिए, अल्मोड़ा के अंदर करीबन 40 वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, रुड़की में 14 वेंटिलेटर अभी से पड़े हुए हैं, टिहरी के अंदर और काशीपुर, पिथौरागढ़, हर जगह पे जहां भी आप देखेंगे वेंटिलेटर 1.5 साल पहले खरीदे हुए पड़े हुए हैं। अब या तो उनको डिपोर्ट करिए ना, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं वहां पे यूज। अब ये कहते हैं कि भाई हमारे पास वो स्किल्ड स्टाफ नहीं है, तो आपने आज तक भर्ती क्यों नहीं करी? ये एक हाई वॉर टाइम है, इट्स अ मेडिकल लेकिन अगर अभी की बात करें अमित जी, अगर लोग परेशान हैं, लोगों को अगर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, कंट्रोल रूम में फोन करते हैं तो फोन का जवाब भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या कंट्रोल रूम पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जवाब नहीं लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं जो फोन कर रहे हैं उस पर तो फोन पिक ही नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिस ऐप में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आती है, और उसके बाद वो डिमांड करते हैं कि भाई हमें डोनेट करिए। और उसके बाद उसमें मेन जो कंसर्न है वो ये है कि वो ऐप जो है आपको ये दिखाएगा कि कौन से अस्पताल में कितने बेड्स की अवेलेबिलिटी है। लेकिन वो पूरा सिस्टम एक फेलियर सिस्टम साबित हुआ है। हमारे पास कम से कम 20 से 25 लोगों के कॉल आ चुके हैं, जिन्होंने उस ऐप के माध्यम से अस्पतालों के पास गए, अस्पतालों से बात करी, लेकिन वहां पर जो ऐप में अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, वहां पर वो अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाए। जब कोई पेशेंट 150-200 किलोमीटर दूर करके एक अस्पताल में जाता है उस वेबसाइट की अवेलेबिलिटी देखते हुए, तो वहां पर वो जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमारा बेड तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। क्या मजाक बनाकर रखा है इन लोगों ने? बिल्कुल मजाक बनाकर रखा है पूरे सिस्टम को। अमित जी आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। चक्कर काट रहे हैं, कभी सेला, कोई कभी देहरादून, कभी कहीं कभी कहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने देहरादून का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सारथी कभी सेला, कोई कभी देहरादून, कभी कहीं कभी कहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने देहरादून का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड की, जहां कंट्रोल रूम जो है किसी भी तरह से कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता नवीन ठाकुर भी जुड़ गए हैं। नवीन जी स्वागत है आपका। नवीन जी आपके पास ही आऊँगा। जिस तरह से कंट्रोल रूम से शिकायतें आ रही हैं, लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाया जाता, और अगर फ़ोन उठाया भी जाता है तो किसी तरह की हेल्प नहीं की जाती, क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, हेल्प की जाती है, लेकिन उसका थोड़ा औसत कम हो सकता है। और कुछ जो है इसमें कुछ फ़ोन इसमें नहीं उठ पाए हैं, उनकी भी जाँच की जाएगी क्यों नहीं उठ रहे हैं। और लगातार जो है 8-8 घंटे तक वहाँ पे अधिकारी और हमारे जो कार्यकर्ता फ़ोन उठा रहे हैं लगातार। कुछ जो नहीं उठ पाए हैं उनको, उन विषयों को देखा जाएगा, क्योंकि ये महामारी है और कितना प्रेशर है आप सब देख सकते हैं इसमें। लगातार महामारी है, यही तो वक्त होता है काम करने का, लोगों की मदद करने का। इस वक्त पे अगर मदद नहीं मिलेगी तो उसका फायदा क्या? हमारे कार्यकर्ता सभी लोग जो है युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, दिन रात मदद कर रहे हैं,
नवीन भाई, दिक्कत अधिकारियों में नहीं है, संख्या ज्यादा है इस वक्त, इसलिए कहीं कोई जो त्रुटि रह जाए उसको भी सुधारने की कोशिश लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं मोर्चे पे डटे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला अधिकारी से लेके एसएसपी से लेके सभी वरिष्ठ अधिकारी जो है इस कोरोना काल में महामारी से अपने अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए जो है। जमीन की हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका फोन नहीं उठ रहा। और अभी अमित जी एक ऐप की बात कर रहे हैं, जो सरकार ने ऐप लॉन्च की थी, जहां पर ये हम देख सकते हैं कहां पर बेड खाली है, और जब वहां पहुंचते हैं वहां पर बेड भी नहीं मिलता। देखिए, इसमें दिक्कत यह है कि एक अनार 100 बीमार वाली इस वक्त जो है कंडीशन हो रही है। जैसे कोई बेड खाली होता है और हम ऐप में डालते हैं और उसमें तुरंत जो है वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, और एक लोग जिसको मिल गया वो तो नहीं बता पाएगा कि मेरे को बेड मिल गया, बाकी जो 10 लोग पहुंचेंगे नहीं मिला। नहीं ठाकुर साहब, अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी की बात सुन लेते हैं। ठाकुर साहब देखिए, आप मित्र हैं हमारे, लेकिन सब बात समझिए, ये बात एक अनार 100 बीमार की नहीं है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये बात है एक राज्य की, उत्तराखंड की, जहां पर एक मुख्यमंत्री विराजमान है, जिसके पास 60,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, जहां पर तमाम आपके पास प्रशासनिक अमला है, डीएम है और सचिव हैं, तमाम फौज है आपके पास। लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक बेसिक व्यवस्था को, सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत बात है बॉस, ये नहीं हो पाएगा। देखिए, आप बात को समझिए। ऐसा नहीं है अमित जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार जो है सरकार काम कर रही है, और 2 मोर्चों पर अगर लगातार काम कर रही होती सरकार ना, लगातार सुनिए आप जब बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। एक मोर्चे पे एक तरफ वैक्सीनेशन का काम भी लगातार चल रहा है, दूसरी तरफ अभी तक का काम भी लगातार चल रहा है। नवीन भाई, मैं आपसे बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, करना करके दिखाने के लिए उतरना पड़ता है मैदान में। मेरे को एक बात बोलना बहुत आसान है। आपने नवीन जी एक बात बताइए, सुनिए आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं, सुन लीजिए आप ना। नवीन जी को सुन लेते हैं, एक मिनट। नवीन जी अपनी बात कहिए। 1 मई से युवाओं का वैक्सीनेशन होना था उत्तराखंड के अंदर, 18 से ऊपर के लोगों के लिए 1 मई से ऊपर वैक्सीनेशन होना था। आपकी सरकार ये कहती है कि जो 45+ लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये भारत सरकार अवेलेबल है। कल फिर 2 लाख खुराक जो है उत्तराखंड में आ गई है। जी, 1 तारीख से नहीं कहा। दिक्कत तो है, खुराक आने से क्या वो लोगों को फायदा तो नहीं मिल रहा उसका? आज ही आपके स्वास्थ्य महानिदेशक बोलते हैं कि जो नेगेटिव रिपोर्ट वाले हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाले उनको ही जब बेड नहीं मिल पा रहा, तो नेगेटिव को कैसे बेड मिलेगा? सवाल लगाएंगे, जवाब दीजिए नवीन जी, जवाब दीजिए। क्या नेगेटिव रिपोर्ट वालों को बेड मिल पाएगा? सर 50 लाख लोगों के प्रदेश को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? नवीन जी जवाब ले लें, क्या नेगेटिव रिपोर्ट वालों को बेड मिल पाएगा? आपकी वैक्सीन जो युवाओं को लगनी थी, 18+ जो वैक्सीन 1 मई से लगनी थी, जो पूरे देश भर में लग रही है, वो वैक्सीन कहाँ है? वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य महानिदेशक ने बोला है कि नेगेटिव रिपोर्ट वालों को बेड देगी सरकार, क्या बेड मिल पाएगा? वैक्सीनेशन के अंदर दिल्ली में करवा दी केजरीवाल जी ने, महाराष्ट्र में शुरू करवा दी। आप बोल रहे हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है घर में एसी कमरे में बैठ के बोलना, लेकिन सड़क पर उतरना पड़ता है। सड़क पर उतरिए। आप लोग भी सड़क पे नहीं उतर रहे ना, अकेले विपक्षी क्या करेगा? जो पार्टी के नेता वो भी तो एसी रूम में बैठे हैं। सरकार आपकी, सीएम आपका, 56 विधायक आपके पर कोई नजर नहीं आ रहा है, ना आपकी सरकार के लोग नजर आ रहे हैं, ना आपके जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। सब एसी कमरों में बैठे हैं, फरमान जारी कर देते हैं, लेकिन जमीन की तस्वीर बिल्कुल जुदा है। आपके सीएम साहब क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने बोला था सीएम साहब लगातार काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, 40 करोड़ रुपए डीआईडी को जारी किया गया। 700 बेड कोविड का डीआईडी को आज भी 40 करोड़ रुपए जारी किए गए। सुन लीजिए, सुनने का मालूम तो आपके अंदर है नहीं। सर लेकिन फायदा तो नहीं मिल रहा ना, आप पैसे जारी कर रहे हैं। आपने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं उसकी खेप आ गई है, लेकिन लोगों को इंजेक्शन के लिए अभी भी ढूंढना पड़ रहा है। लोग कालाबाजारी हो रही है इंजेक्शन की, बड़े ज्यादा दामों पे इंजेक्शन मिल रहे हैं। तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही ना। मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने क्या मर रहे हैं और आप डिफेंड कर रहे हो। सुनना नहीं है बीच में। नवीन जी की बात पूरी कर लेनी थी। नवीन जी कहिए, क्या कह रहे हैं आप? भिंडी बाजार बना के रख देते हैं आप सार्थक बहस को। नहीं, नवीन जी आप जवाब दीजिए। मेरे को ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसे भिंडी बाजार में मत तब्दील करिए। अमीन भाई एक बात बताइए मेरे को। अमीन जी समय कम है, नवीन जी से जवाब ले लेते हैं। नवीन जी क्या कहना चाहते हैं? सुनने का प्रोग्राम था शुरू कीजिए। केवल नवीन जी बोले जा रहे हैं, बीच में सुन रहे नहीं बिल्कुल भी।
बताइए। आप एक चीज को समझिए, 1 अप्रैल 2020 को ऑक्सीजन की खपत उत्तराखंड में केवल 7 और 8 मीट्रिक टन थी। 1 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन की खपत हो जाती है 20 मीट्रिक टन। आज ऑक्सीजन की खपत है 100 मीट्रिक टन। कितना गुना बढ़ गया ऑक्सीजन की खपत? बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मर रहे हैं लोग। उस वक्त केवल सुन लीजिए ना, फिर बीच में आपको बोलना है। हाँ। क्योंकि तथ्य आपके पास है नहीं, जानकारी आपके पास है नहीं। केवल आप बैठ के बताइए। बीच में बहस को, केवल सार्थक बहस को भिंडी बाजार मत बनाइए। मैंने कहा आप इन चैनल का समय आप बहुत बात कीमती करिए, है। बताइए। इन चैनल्स का समय बहुत कीमती है, जनता को सुनने दीजिए इनको। नहीं, क्योंकि आप लोग अगर नवीन जी मुफ्त ने आपको कहा, अगर बात तथ्य नवीन जी, जो तथ्य आपके पास हैं, क्या वो तथ्य सही है? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। अगर बात करें, हरिद्वार की सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 48 लोगों की मौत होती है हरिद्वार में, कल की बात है, लेकिन शमशान में 196 लोगों का दाह संस्कार हुआ है। या तो आंकड़े सच हैं या फिर वो तस्वीरें गलत हैं। ये ऑक्सीजन का मीट्रिक टन ये हो गया, वो हो गया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म तो आपको आनी चाहिए। शर्म मुझे आपको आए, सत्ता में आप बैठे हो। क्या फिलहाल लड़ने से कुछ नहीं होगा। कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग एक साथ आएं और समस्या से निजात मिले प्रदेशवासियों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी जुड़ने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के हालात यही है। कंट्रोल रूम में जो अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठा रहे, लोग परेशान हैं। फिलहाल इस चर्चा में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।